दोस्तों, एक लड़की होती है जो अपने तलाक के 7 साल बाद सरकारी ऑफिसर बन जाती है और वह जब अपने गाड़ी से अपने ऑफिस के बाहर या अंदर जाती थी, यानी अपने ऑफिस के गेट के बाहर या अंदर आती जाती थी, तो वह देखती थी कि उसके गेट के बगल में ही एक लड़का था जो कि कुल्फ़ी बेचता था। दोस्तों, गर्मियों का दिन होता है और बहुत ज़्यादा धूप भी होती है। जो लड़का कुल्फ़ी बेच रहा था वह अपने पूरे चेहरे को एक कपड़े से बांध रखा। उसके बाद वह लड़की अपने ड्राइवर से कहती है कि तुम उस कुल्फ़ी वाले के पास जाओ और 2 कुल्फ़ी लेकर आओ, क्योंकि मेरा कुल्फ़ी खाने का बहुत ज़्यादा मन कर रहा है। दोस्तों, वह लड़की पहले दिन कुल्फ़ी खाती है, दूसरे दिन कुल्फ़ी खाती है, लेकिन जब वह तीसरे दिन कुल्फ़ी लेने जाती है तो वह देखती है कि कुल्फ़ी बेचने वाला लड़का कोई और नहीं होता है, बल्कि उसका ही तलाकशुदा पति होता है। दोस्तों, वह लड़की उस लड़के को नहीं पहचान पाती है, क्योंकि वह लड़का गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही थी, इस वजह से अपने पूरे चेहरे को एक कपड़े से ढक कर रखा हुआ था। और वह लड़का भी उस लड़की को नहीं पहचान पाता है, क्योंकि जो लड़की होती है वह भी अपने चेहरे को मास्क से ढकी थी। दोस्तों, तलाक के 7 साल बाद वह लड़की पढ़ाई करके एक सरकारी अफसर तहसीलदार बन जाती है और जो लड़का होता है उसी तहसील के गेट के सामने कुल्फ़ी बेचता था। उसके बाद उस लड़की ने उस लड़के के साथ कुछ ऐसा कदम उठाती है जिसे सुनकर आप भी उस लड़की की तारीफ़ करने पर मजबूर हो जाएंगे। दोस्तों, बहुत ही इमोशनल कहानी है, बहुत ही अद्भुत अनोखी कहानी है। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से पूरी कहानी जानते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से हाथ जोड़कर एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप इस वीडियो पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और इस तरह की समाज में घटने वाली घटनाएँ आप तक पहुंचाता रहूं। दोस्तों, आज की जो कहानी मैं आपको बताने जा रहा हूं, यह कहानी होती है बिहार की। दरअसल बिहार की रहने वाली एक लड़की होती है जिसका नाम होता है मनीषा। मनीषा जब ग्रेजुएशन पूरा कर लेती है तो उसके जो पापा होते हैं एक सरकारी टीचर होते हैं। वो सोचते हैं क्यों ना मनीषा की शादी करने की उम्र भी हो गई है और ये पटना में रहकर पढ़ाई कर रही है, साथ ही इसका ग्रेजुएशन भी पूरा हो गया है, तो क्यों ना इसका शादी कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों, जो मनीषा होती है उसकी 2 और बहनें होती हैं, इसलिए उसके पापा यह सोच रहे थे कि अगर मनीषा की शादी कर दिया जाएगा तो उनके ऊपर जो दबाव है थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। दोस्तों, उसके बाद मनीषा के पापा जाते हैं वैशाली और वहाँ का रहने वाला एक लड़का होता है जिसका नाम होता है मोहित। दरअसल मोहित भी काफ़ी अच्छे ख़ानदान से होता है। उसके घर में बहुत ज़्यादा खेती बाड़ी होती है, साथ ही वह अपने घर का इकलौता लड़का भी होता है। इसलिए यही सब देखते हुए मनीषा के पापा मनीषा की शादी मोहित से तय करके वापस अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, जब इस बात की जानकारी मनीषा को होती है कि उसके पापा उसकी शादी तय कर दिए हैं, तो वह अपने पापा के पास जाती है और उनको समझाने लगती है कि अभी मेरी शादी तय करने की क्या ज़रूरत थी। मैं अभी पढ़ाई कर रही हूँ, साथ ही सरकारी नौकरी की तैयारी भी कर रही हूँ। अगर कहीं मेरी सरकारी नौकरी लग जाती तब आप मेरी शादी तय कर देते, मैं आपको मना नहीं करती। लेकिन दोस्तों, जो मनीषा के पापा थे उनके ऊपर बहुत ज़्यादा जिम्मेदारियाँ होती है, साथ ही वह काफ़ी दिनों से बीमार भी चल रहे थे। इसलिए वे सोचते हैं कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ अपनी बेटियों का शादी करके उनका घर बसा दूं। इसी को ध्यान में रखते हुए मनीषा भी अपने पापा का ज़्यादा विरोध नहीं कर पाती है और वह शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद मनीषा और मोहित एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को पसंद भी कर लेते हैं और दोनों लोग बड़े ही धूमधाम से एक दूसरे की शादी कर लेते हैं। शादी होने के बाद मनीषा अपने पति के घर यानी मोहित के घर आ जाती है, लेकिन जो मोहित होता है वह अपने घर का इकलौता लड़का होता है, इसलिए उसके माँ बाप हमेशा उसे पैसे बहुत ज़्यादा मात्रा में पैसे देते थे, जिस कारण से मोहित के गांव में उसके बहुत सारे दोस्त हो गए थे और उसके जो आस पड़ोस के लड़के होते हैं हमेशा मोहित के आगे पीछे लगा रहते थे। दोस्तों, मोहित हमेशा अपने पड़ोसियों के साथ घूमता फिरता था, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा पैसा भी खर्च किया करता था। साथ ही उसके जो पड़ोसी जो भी कहते थे मोहित वही करता था।
क्योंकि दोस्तों मोहित के गांव में अगर कोई सबसे ज़्यादा पैसे वाला था तो वो मोहित का परिवार था। इसलिए मोहित के गांव के लड़के हमेशा मोहित के साथ लगे रहते थे। दोस्तों मोहित के जो पड़ोसी थे और जो उसके गांव वाले थे वो एक कभी नहीं चाहते थे कि मोहित के घर वाले आगे बढ़ सकें या मोहित आगे बढ़ सके, वह आगे कुछ कर सके। वो लोग हमेशा मोहित को और उसके घर वालों को देखकर जला करते थे। दोस्तों आखिर में कुछ होता भी ऐसा है कि उसके जो पड़ोसी होते हैं, मोहित के जो पड़ोसी होते हैं, वो लोग कहीं ना कहीं अब मोहित को शराब वगैरह पिलाना शुरू कर देते हैं। मोहित को अब धीरे धीरे शराब की आदत लगने लग गई थी। अब उसके जो पड़ोसी थे वह मोहित को कहीं ना कहीं बर्बाद करना शुरू कर दिए थे। दोस्तों शुरू में तो मोहित के जो पड़ोसी होते हैं वो खुद अपने पैसे से दारू शराब ला कर खुद पीते थे और मोहित को भी पिलाया करते थे। लेकिन जब शराब की लत मोहित को लग जाती है तब मोहित खुद अपने पैसे से खुद पीता था और अपने पड़ोसियों को भी पिलाने लग गया था। लेकिन दोस्तों जब इस बात की जानकारी उसके पत्नी मनीषा को होती है तब वह अपने पति को समझाती है कि देखिए, अगर आप इसी तरह से दारू पीते रहेंगे तो एक दिन हम लोग बर्बाद हो जाएंगे। मनीषा अपने पति मोहित को समझाती है कि देखिए, जो पड़ोसी हैं वो यह कभी नहीं चाहते कि हम लोग आगे बढ़ सके, आगे कुछ कर सकें। इसलिए आपको दारू की या अन्य नशे की लत लगाकर हमारा घर बर्बाद करना चाहते हैं। लेकिन जो मोहित होता है वह अपनी पत्नी का बात माने बगैर वह अपने पत्नी को मारने पीटने लगता है, उसे प्रताड़ित करने लगता है। यानी जब जब उसकी पत्नी मोहित को समझाती तब मोहित अपने पत्नी को मारता पीटता था, उसके साथ गाली गलौज करता था। इसके साथ ही मोहित के जो माता पिता होते हैं वह भी उसे लाख समझाने की कोशिश करते हैं कि वो अपने पड़ोसियों का साथ छोड़ दे, इस तरह के दोस्तों का साथ छोड़ दे। लेकिन मोहित उन लोगों का बात मानने के सिवाय उन लोगों को उल्टा गाली देने लगता है, उन लोगों को भला बुरा कहने लगता है। दोस्तों अब मोहित प्रत्येक दिन शराब पीकर अपने घर आया करता था और अपनी पत्नी व अपने माता पिता के साथ प्रत्येक दिन लड़ाई झगड़ा किया करता था। दरअसल मोहित का जो होता है कि उसके पिता एक बिजनेसमैन थे, दुकान चलाते थे, अच्छा खासा दुकान चल रहा था और उसका अच्छा खासा ज़मीन होता है, जिससे मोहित के पास पैसे की कोई कमी नहीं होती है, जिसके कारण उसके पास बहुत सारा पैसा आता है और उन पैसों से वह लगातार बुरी आदतों में फंसा चला जाता है। दोस्तों मनीषा को अपने ससुराल में आए हुए अभी 1 महीना ही नहीं हुआ था कि वह अपने पति के इस व्यवहार से अच्छी तरह जान चुकी थी कि अगर उसका पति इसी तरह से व्यवहार करेगा, इसी तरह से शराब वगैरह पीता रहेगा तो वो दिन दूर नहीं कि हमारा घर बर्बाद हो जाएगा और हम लोग सड़क पर आ जाएंगे। दोस्तों मनीषा के शादी हुए लगभग 4-5 महीने बीत जाते हैं, लेकिन मोहित की आदत दिन पर दिन लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। वह प्रत्येक दिन शराब पीकर अपने घर आता और अपनी पत्नी व अपने घर वालों के साथ मारपीट किया करता था। मोहित के माता पिता भी उसे अब कुछ कहना छोड़ चुके थे, क्योंकि जब जब उसके माता पिता मोहित को समझाते तब मोहित उनके साथ मारपीट किया करता था। इसलिए वो लोग भी उसे कुछ बोलना छोड़ चुके थे। मनीषा भी यह जान चुकी थी कि अगर मोहित यह अपनी आदत नहीं छोड़ेगा तो हम लोग बहुत जल्द ही सड़क पर आ जाएंगे। दोस्तों एक दिन मनीषा परेशान होकर रोते हुए अपने पापा के पास फ़ोन करती है और रोते हुए कहती है कि अगर अब पूरी बात बताती है और बताती है कि अब मेरा मन कर रहा है कि मैं अब जी नहीं पाऊँगी, अब मैं आत्महत्या कर लूँगी। और जो मोहित उसके साथ किया रहता है वह पूरी बात अपने पापा को बता देती है। तब उसके पापा मनीषा से पूछते हैं कि बेटी बताओ तुम आखिर चाहती क्या हो। तो वह मनीषा बताती कि अगर पापा मैं यहाँ पर रही तो मेरी जो पढ़ाई है वह तो बर्बाद हो ही रही है, साथ ही हमारा पूरा परिवार यहाँ पर बर्बाद हो रहा है, क्योंकि मोहित आए दिन शराब पीकर घर में लड़ाई झगड़ा करता है, हमें पढ़ने का भी टाइम नहीं मिल पाता है। उसके बाद मनीषा कहती कि मैं अपने घर वापस आना चाहती हूँ, यहाँ पर एक पल भी मैं नहीं रहना चाहती। उसके बाद
अगले ही दिन मनीषा के पापा उसके ससुराल में जाते हैं, उसके सास ससुर से बातचीत करते हैं और मनीषा को अपने साथ लेकर वापस अपने घर चले आते हैं। इसके बाद मोहित और मनीषा का झगड़ा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। तब मनीषा परेशान हो जाती है और अपने पति से तलाक लेने का फैसला कर लेती है। जब वह तलाक का फाइल पेश करने जाती है कोर्ट में, तो वह जज साहब से कहती कि जज साहब, मुझे मेरे पति से कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। अगर वह शराब पीना छोड़ दे, बुरी आदत छोड़ दे, तो मैं उनके साथ रहने को तैयार हूँ। लेकिन अगर वह इन सब आदतों को नहीं छोड़ते हैं तो मैं उनके पास एक पल भी नहीं रह सकूं। उसके बाद जज साहब मोहित से पूछते हैं कि क्या तुम अपने पत्नी से तलाक लेना चाहते हो? तब मोहित कहता है, हाँ जज साहब, मैं अपने पत्नी से तलाक लेना चाहता हूं। मैं अब इसके साथ एक पल भी नहीं बिताना चाहता हूं। जज साहब मोहित को बहुत समझाते हैं, लेकिन जब मोहित नहीं मानता है तो आखिर में उन दोनों का तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद इधर जो मनीषा होती है वह अपने पिता के साथ है, उनके घर चली जाती है और जो मोहित होता है वह अपने माँ बाप के साथ अपने घर चला जाता है। और मोहित अपने घर जाकर अपने पिताजी का व्यापार का देखभाल करने लगता है। लेकिन जो उसकी बुरी आदत थी वह सुधरने के बजाय और दिन पर दिन बिगड़ती चली जा रही थी। वह उसके जो पड़ोसी होते हैं वह मोहित को लगातार बिगाड़ते हुए चले जा रहे थे। मोहित प्रत्येक दिन शराब पीता था और अपने माता पिता के साथ आए दिन झगड़ा करता था। इधर जो मनीषा होती है वह अपने पापा के घर जाने के बाद वह पटना में चली जाती है सरकारी नौकरी की तैयारी करने के लिए। दोस्तों, तलाक के 5-6 महीने बाद ही मोहित के जो पिता होते हैं वह इस दुनिया से चले जाते हैं, यानी उनका स्वर्गवास हो जाता है। इससे घर की सारी जिम्मेदारी मोहित के ऊपर आ जाती है। अब मोहित अपने घर की पूरी जिम्मेदारी उठाते हुए अपने घर की खेती के साथ साथ अपनी दुकान की भी देखभाल करने लगता है। लेकिन उसकी जो नशे की आदत थी, नशे की आदत के कारण उसकी जो ज़मीन थी वह थोड़े थोड़े करके जो उसके पड़ोसी और उसके गांव वाले होते हैं वह अपने नाम करा लेते हैं। इसके साथ ही जो मोहित का दुकान होता है उसमें से भी सारा पैसा उसके जो पड़ोसी होते हैं वो मोहित के साथ शराब पीने में उड़ा देते हैं। दोस्तों, मोहित को जब भी नशे की लत लगती थी, उसे पैसे की आवश्यकता होती थी, तो वह अपने ज़मीन में से एक टुकड़ा बेच देता था। जब इस बात की विरोध उसकी माँ करती थी तो वह अपनी माँ के साथ मारपीट किया करता था। इसलिए अब उसकी माँ भी उसका विरोध करना बंद कर देती है। अब धीरे धीरे जो होता है, मोहित कंगाल हो चुका था। अब उसके पास न ज़मीन बचा था न ही उसका दुकान। इधर जो मनीषा होती है अपने पिता के घर जाने के बाद वह पटना चली जाती है सरकारी नौकरी के तैयारी करने के लिए कोचिंग ज्वाइन कर लेती है और वहाँ पर मन लगाकर तैयारी करती है और वह एक सरकारी नौकरी भी पा जाती है। जब सरकारी नौकरी पा जाती है, धीरे धीरे तलाक के 7 साल बीत जाते हैं। तब उसके पापा मनीषा से कहते हैं कि देखो, तलाक के अब 7 साल बीत चुके हैं, अब तुम एक सरकारी अफसर भी हो चुकी हो, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अब अपना दूसरा शादी करके घर बसा लो, क्योंकि ज़िंदगी बहुत लंबी है और तुम अकेले कैसे काट पाओगी। तब जो मनीषा होती है वह अपने पापा को समझाती कि नहीं पापा, अभी जो मुझसे 2 छोटी बहनें हैं और मेरे भाई हैं, उन लोगों का मैं शादी कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं अपने घर बसाने के बारे में सोचूंगी। दोस्तों, कुछ दिन बाद ही जो मनीषा होती है उसका ट्रांसफ़र हो जाता है उसी वैशाली के एक तहसील में तहसीलदार के रूप में। जब भी मनीषा अपने तहसील से अंदर बाहर कहीं घूमने जाती थी तो वह देखती थी कि गेट पर एक कुल्फ़ी वाला लड़का था जो कि मुंह बांधकर, अपना गर्मी का मौसम था इसलिए अपने मुंह पर कपड़ा बांधकर कुल्फ़ी बेचा करता था। दोस्तों, मनीषा का जब भी कुल्फ़ी खाने का मन करता था, वह कभी अपने ड्राइवर को भेज देती थी, कभी खुद जाकर कुल्फ़ी ले लेती थी, लेकिन उस लड़के को नहीं पहचान पाती थी क्योंकि वह लड़का अपने चेहरे को कपड़े से बांध रखता था और मनीषा भी अपने चेहरे को मास्क से ढकी रहती थी, जिसके कारण वह लड़का भी मनीषा को नहीं पहचान पाता है। लेकिन एक दिन क्या होता है कि सुबह का वक्त होता है। मनीषा जैसे ही अपने तहसील के गेट के पास पहुंचती है तो वह देखती है कि जो लड़का है
वह कुल्फ़ी लगाने की तैयारी कर रहा है, अपना ठेला साफ़ कर रहा था। तो वह अपने कपड़े पर मतलब अपने चेहरे पर कपड़ा नहीं बांध रखा था, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त होता है, इसलिए मनीषा उसे पहचान जाती है और चुपचाप अपने ऑफिस में चली जाती है। और वह अपने ऑफिस में बैठकर सोचने लगती है कि आखिर मोहित को ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि वह आज कुल्फ़ी बेचने पर मजबूर हो गया है। मनीषा यही सोच सोचकर परेशान हो रही थी, उसका किसी भी काम में मन भी नहीं लग रहा था। तो वह अपने कर्मचारी को भेजकर मोहित को बुलवाती है। जब कर्मचारी जाता है और मोहित के पास, तो कहता है कि चलिए आपको तहसीलदार मैडम बुलाई हैं। तब जो मोहित होता है वह बहुत ज़्यादा डर जाता है। वह पूछने लगता है कि मैंने गलती क्या की है। अगर मेरी गलती यही है कि मैं आपके तहसील के गेट के पास कुल्फ़ी लगाता हूं, तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। आज के बाद मैं यहां पर ठेला नहीं लगाऊंगा। तब उसे कर्मचारी जो उसे बुलाने गया था वह समझाने लगता है कि नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तुमसे तहसीलदार मैडम कुछ ज़रूरी बातें करना चाहती हैं, इसलिए तुम्हें वह अपने ऑफिस में बुलाई हैं, तुम खुद जाकर उनसे मिलकर चले आओ। दोस्तों, उसके बाद मोहित डरते डरते ऑफिस में जाता है और हाथ जोड़कर खड़ा हो जाता है। कहता है मैडम जी, मुझसे जो भी गलती हुई उसको माफ़ कर दीजिए। तब मनीषा उसको कहती है कि गलती कुछ नहीं हुई है तुमसे, बस तुम पहले बैठ जाओ। जब मोहित बैठ जाता है तब मनीषा पूछती है कि क्या तुम मुझे पहचानते हो। तब जो मोहित होता है कहता है कि मैडम जी, मैं तो आपको यहाँ पर पहली बार देख रहा हूँ, तब क्या कैसे पहचानूँगा। उसके बाद मनीषा अपने चेहरे पर से मास्क हटा लेती है और पूछती है कि क्या अब तुम मुझे पहचाने। तब मोहित उसे देखकर एकदम अचंभित हो जाता है और मानो उसके पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है। वह पूछता है कि आप यहाँ पर कैसे। तब मनीषा उसे पूरी बात बताती है कि जब हम दोनों का तलाक हुआ था, तलाक होने के बाद मैं पटना चली गई सरकारी नौकरी की तैयारी करने के बाद, और मैं मन लगाकर तैयारी की और आज एक तहसीलदार के रूप में तुम्हारे सामने यहाँ पर उपस्थित हूँ। उसके बाद दोस्तों मनीषा मोहित के घर वालों के बारे में पूछती है, तो मोहित रोते हुए हाथ जोड़कर मनीषा के सामने खड़ा हो जाता है और उसे बताता है कि तलाक के कुछ महीनों बाद ही पिताजी की मौत हो जाती है, जिससे पूरी घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। पर मेरे शराब पीने के कारण इतनी बुरी लत लग गई थी कि धीरे धीरे मेरे पड़ोसियों ने धीरे धीरे करके मेरी पूरी ज़मीन हड़प ली और मेरा दुकान भी हड़प लिया। जब मैंने उनसे अपनी दुकान का हिस्सा मांगा, अपनी ज़मीन का हिस्सा मांगा, तब उन लोगों ने मेरे साथ मारपीट करना शुरू कर दिया। जब मैं घर पे जाता हूँ अपनी ज़मीन के लिए, तब वो लोग मेरे साथ मारपीट करते हैं। इसलिए मैं अपना और अपनी माँ का खर्चा चलाने के लिए इसी तहसील के सामने कुल्फ़ी बेचा करता हूँ। उसके बाद दोस्तों जो मोहित का हालत था उसे देखकर मनीषा को तरस आ जाता है। वह कहता है चलो ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, पर इस बात की जानकारी तुम किसी को भी मत देना कि मैं तुम्हारी मदद कर रही हूँ। उसके बाद जो मनीषा होती है मोहित को तहसील के बगल में ही एक दुकान खरीद कर दे देती है और मोहित उसी में कुल्फ़ी बेचना शुरू कर देता है। और मनीषा मोहित के गांव के जो लेखपाल होते हैं उनसे बात कर लेती है और मोहित के ज़मीन की सारी कागजात निकलवाती है और जो ज़मीन मोहित के हिस्से में होती है, जो उसके पड़ोसियों ने मोहित से हड़प लिए होते हैं, वो सारी ज़मीन मोहित को दिलवा देती है। यह सोचकर मोहित के गांव वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं कि आखिर मोहित के पीछे किसका हाथ है जो कि उसके साथ ऐसा कर रहा है, उसकी सारी ज़मीनें उसको दिलवा दिया। यही सोच कर उसके पड़ोसी और उसके गांव वाले काफ़ी परेशान हो जाते हैं। लेकिन इस बात की किसी को भी जानकारी नहीं होती है कि जो तहसीलदार है वह मोहित की तलाकशुदा पत्नी ही है। आखिर में दोस्तों जो मनीषा होती है वह मोहित की ज़मीन जो उसके पड़ोसियों ने हड़पी थी, पूरी ज़मीन उसको दिलवा देती है। साथ ही उसका दुकान भी उसको वापस मिल जाता है, जिससे मोहित अब नशा भी छोड़ चुका था, अब अच्छा खासा अपना व्यापार शुरू कर देता है। जब अच्छा खासा उसका व्यापार शुरू हो जाता है तब एक दिन वह उसके पत्नी यानी अपनी पत्नी के पास जाता है, जो मनीषा होती है, उसके सामने हाथ जोड़कर रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है। कहता है कि मुझसे जो भी
पिछली गलती हुई हो, जो भी मैं तुम्हारे साथ व्यवहार किया हूँ उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब मेरे साथ वापस एक बार भरोसा करके मेरे साथ घर चलो। अब तुम्हें भरोसा दिलाता हूँ कि तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार कभी नहीं करूँगा और दोबारा कभी भी शराब नहीं पीऊँगा। उसके बाद दोस्तों मनीषा और मोहित जाते हैं 7 साल बाद एक दूसरे से एक मंदिर में फिर से शादी रचाते हैं। और शादी रचाने के बाद मनीषा अपने ससुराल चली जाती है और वहाँ से दोनों अपनी ज़िंदगी की शुरुआत फिर से करते हैं। दोस्तों अब मनीषा अपने ससुराल से ही अपने तहसील जाती है और जो मोहित होता है वह अपना खेती बाड़ी और अपना दुकान का व्यापार जो होता है उसे देखता है। अब उन दोनों का परिवार बहुत ही हंसी खुशी के साथ आगे बढ़ने लगता है। दोस्तों इसी के साथ आज की हमारी कहानी यहीं पर समाप्त होती है। तो दोस्तों अगर यह कहानी आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि मेरा भी हौसला बढ़ता रहे और इस तरह का घटना जो समाज में घटती है और आप तक पहुंच नहीं पाती है उसे आप तक पहुंचा सकूं।